कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। अब ये सेफरनाइजेशन है या सेकुलर वैल्यूज को अपहोल्ड करता है। अब एक पक्ष का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुत्व एजेंडा है और ये देश का भगवाकरण है, वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये सेकुलर प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है। आखिर सच्चाई क्या है? एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जापान में 1898 में और जर्मनी में 1900 में शुरू हो चुका था। इनफैक्ट आपको जानकर सरप्राइज होगा कि 1977 में अफगानिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। ये एक इस्लामिक कंट्री थी जिसमें मल्टीपल ट्राइब्स थे और उनके मल्टीपल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, चाइल्ड कस्टडी। और यहाँ पे एक्चुअली एक लीगल एज भी प्रिस्क्राइब थी, आदमियों के लिए 16 और फीमेल्स के लिए 17 साल। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें रूल्स सेंटर बनाएगा, लेकिन उसे इंडिविजुअल स्टेट्स अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इंप्लीमेंट करेंगे। इनफैक्ट 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को एडवाइस दिया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने अपने तरीके से लागू करें अपने स्टेट्स के अंदर, और उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक ड्राफ्ट भी तैयार किया हुआ है। अब देखिए, देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है जिसके हिसाब से कोई भी क्राइम अगर होता है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, हर किसी को एक जैसी सजा मिलती है। अगर कोई कोर्ट में जाके गवाही देता है तो एक ब्राह्मण की, एक दलित की, एक मुस्लिम की, महिला की, पुरुष की, सबकी गवाही की वैल्यू भी एक होती है। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। इनफैक्ट कुरान के दूसरे सूरा अल बकरा की आयत नंबर 282 के हिसाब से जब दो औरतें एविडेंस देंगी तब उस एविडेंस की वैल्यू एक आदमी की गवाही के बराबर माना जाएगा। लेकिन थैंकफुली इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड होने की वजह से इस तरीके के रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू सिविल कोड तो हिंदूज को हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम्स के केस में मुस्लिम पर्सनल लॉज 1937, क्रिश्चियंस के केस में द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसीज के केस में पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 लागू होती है। बेसिकली मैरिज, प्रॉपर्टी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जैसे जो राइट्स हैं वो अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके से लागू किए जाते हैं। जैसे पॉलीगैमी हिंदुओं में इल्लीगल है, लेकिन कुरान के चौथे सूरा अल निसा की आयत नंबर 176 के हिसाब से एक मुसलमान आदमी 4 शादियां तक कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आजादी के बाद जब संविधान बन रहा था तो नेहरू और अंबेडकर में ऑलमोस्ट एक लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। संविधान में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया था और इसका डॉक्टर अंबेडकर से लेके हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर ने विरोध किया, क्योंकि उनके हिसाब से जो इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस हैं जैसे सती, पर्दा, ये सब प्रैक्टिसेस धर्म की आड़ में लेजिटिमाइज हो जाएंगी। तो एज अ कॉम्प्रोमाइज एक सब क्लॉज 2 आर्टिकल 25 में ऐड किया गया जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया गया। लेकिन उस समय इस टॉपिक पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 गुटों में बट गई थी। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी और के.टी. शाह जैसे इंटेलेक्चुअल्स थे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे थे और चाहते थे कि इसे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के तहत डाला जाए। वहीं दूसरा ग्रुप था जिसमें नेहरू चाहते थे कि देश अभी अभी आजाद हुआ है और माइनॉरिटीज को एक डर है
कि कहीं उनके धर्म के साथ कुछ खिलवाड़ ना हो। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान के चौथे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तहत डाल दिया गया और अंत में नेहरू की चली और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 के तहत डाला गया। यानी कि जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि जब माहौल ठीक हो जाए और हर स्टेक होल्डर को आप कॉन्फिडेंस मिले तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका कहना है कि ये एक हिंदुत्ववादी एजेंडा है और देश को सेफ्रोनाइज करने का एक तरीका है जहाँ पे हिंदू कस्टम्स और प्रैक्टिसेस दूसरे पे थोप दी जाएंगी। इसका दूसरा रीजन बताया जाता है कि ये संविधान के आर्टिकल 25 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, यानी जो लोगों को एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है उसका उल्लंघन होगा। तीसरा रीजन आता है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो सब कंकरेंट लिस्ट में रखे गए। अब मैं विद इन 60 सेकंड्स आपको समझाता हूँ कि कंकरेंट लिस्ट एक्चुअली है क्या। संविधान के 7वें शेड्यूल में आर्टिकल 245 और 246 के तहत जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंडिया में वो बांटे गए हैं 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के तहत देश में जो भी डिफेंस से रिलेटेड काम है, डिप्लोमेसी है, रेलवे, हाईवे, शिपिंग, पोर्ट, ये सब चीजें केंद्र सरकार देखेगी और इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं जैसे पुलिस, प्रिजन, शराब से रिलेटेड पॉलिसी, एग्रीकल्चर और इस तरीके से 66 अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो भी नियम बनेंगे, जो भी कानून बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से बना सकती है। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों की भागीदारी होगी। इसमें आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, लीगल, मेडिकल जैसे तमाम सब्जेक्ट। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करते हैं उनका कहना है कि अगर फाउंडिंग फादर्स का इंटेंशन वन नेशन वन लॉ का होता तो फिर ये जो सिविल लॉज हैं जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते, ये सीधे सीधे यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। फिर एक चौथा रीजन दिया जाता है कि जब सीआरपीसी और आईपीसी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस जब इमरजेंसी थी तो इंदिरा गांधी जी का एक मकसद था कि ऑपोजिशन के सभी नेताओं को जेल में ठूंसना है, तो हर स्टेट से एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन उस वक्त हटा दिया गया था। फिर ज्यादातर स्टेट्स ने वापस से एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये चीज उत्तर प्रदेश में नहीं थी। और अभी कुछ समय पहले 2019 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सेक्शन 438 जिसके तहत एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है उससे जुड़ा कानून दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। उसी तरीके से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रेप की सजा सीधे सीधे डेथ पेनाल्टी है, जबकि दूसरे स्टेट्स में रेप की सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं उनके हिसाब से गवर्नमेंट का इंटेंशन हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का था और इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को 1954 में लाया गया जिसके तहत लोग कोर्ट में जाकर बिना किसी रिलीजियस कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपनी मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा तर्क दिया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से विमेन एम्पावरमेंट होगा। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 के तहत एक हिंदू लड़की और लड़के को अपनी पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एक बेटी को बेटे के मुकाबले अपने पिता की सिर्फ आधी संपत्ति मिलती है। इनफैक्ट मुस्लिम विधवाओं के केस में अगर एक मुस्लिम महिला चाइल्डलेस विडो है यानी एक विधवा जिसका कोई बच्चा नहीं है तो उसे अपने हस्बैंड की 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अगर कोई मुस्लिम विधवा है जिसके बच्चे हैं या नाती पोते हैं तो उसे अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 1/8 हिस्सा मिलेगा। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी के केस में तो कैथोलिक चर्च का कहना है कि मैरिज एक बहुत ही प्योर और डिवाइन चीज है और कैथोलिक क्रिश्चियंस को किसी भी किस्म का डिवोर्स मिल ही नहीं सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है, लेकिन कहते हैं ना डेविल लाइज इन डिटेल। एक्चुअली ट्रिपल तलाक 3 किस्म का होता है। पहला तलाक ए अहसन, दूसरा तलाक ए हसन और तीसरा तलाक ए बिद्दत। तलाक ए अहसन में क्या होता है कि 90 दिन का पीरियड दिया जाता है, यानी किसी आदमी ने अगर पहली बार तलाक बोला तो 90 दिन का एक कूलिंग पीरियड रहेगा। इस बीच अगर पति पत्नी को लगता है कि वो वापस रिकंसाइल कर सकते हैं तब तो ठीक है, वरना 90 दिन की एक्सपायरी के बाद हस्बैंड अगर 2 बार तलाक और बोल देता है तो तलाक को फाइनल माना जाता है। दूसरा तलाक, तलाक ए हसन में 30 डेज का 3 महीने का पीरियड होता है, यानी किसी ने अगर एक बार तलाक कहा तो 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है। 30 दिन के बाद अगर उसने फिर से तलाक बोला तो फिर 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहेगा, और अगर उसने 60 दिन के बाद और 90 दिन से पहले फिर से तलाक बोल दिया तो 3 तलाक माना जाएगा। अब तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, इन दोनों को मिलाकर तलाक ए सुन्नत भी कहा जाता है। जबकि तलाक ए बिद्दत एक बार में इकट्ठा तलाक 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 बोलने पे तलाक को फाइनल मान लिया जाता है और इसमें किसी भी किस्म के एविडेंस
इसकी जरूरत भी नहीं होती है। और शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बैठे थे, जिसमें 3 जजेस ने तलाक ए बिद्दत को बैन किया था, जबकि 2 जजेस ने तलाक ए बिद्दत को भी सपोर्ट किया था। और इस जजमेंट के बाद सरकार ने ट्रिपल तलाक पे बैन लगाया था, लेकिन वो सिर्फ बैन तलाक ए बिद्दत पे था। तो यानी ट्रिपल तलाक आज भी वैलिड है, बस तलाक ए बिद्दत को बैन किया गया है। तो डिवोर्स के कानून भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कहीं ना कहीं उससे देश में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के जो भी रीति रिवाज है वो दूसरे पे थोप दिए जाएंगे। और जहां तक विमेन एम्पावरमेंट की बात है तो डेफिनेटली औरतों का तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं वो हर तरीके से इन आर्टिकल्स के कॉन्सोनेंस में है। जहां तक कि आर्टिकल 25 की बात है, लोगों को पूजा करने या इबादत करने से तो नहीं रोका जाएगा, भगवान में या ऊपर वाले पे विश्वास करने से तो नहीं रोका जा रहा है। तो सिर्फ कुछ प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन जो समय के हिसाब से चेंज होने चाहिए उन्हें चेंज किया जाएगा। अब जब एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, एक औरत की गवाही एक आदमी के बराबर है, और आईपीसी और सीआरपीसी के कानूनों को भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली देश के हर कोने में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा तो आखिर इससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो बहुत अल्ट्रा कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं, कुछ दिन के लिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, बट समय के साथ वो इस चेंज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सरकार इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पे नैतिकता की बहुत बात करती है, लेकिन जब शराब की बात आती है तो शराब को तो बैन नहीं करती है। शराब को बैन ना करने के गवर्नमेंट की क्या मजबूरियां हैं, और इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस मैंने एक सेपरेट वीडियो में किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।